नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। कोरोना के मॉक ड्रिल में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। एम्बुलेंस से लाए मरीज लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन करना भूले कर्मचारी। वार्ड से डॉक्टर भी नदारद। निजी स्कूलों की मनमानी पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा, किया धरना प्रदर्शन। केदारनाथ हेली सेवा को लेकर केदारनाथ विधायक बोली, स्थानीय लोगों की सीटें होनी चाहिए आरक्षित। देहरादून में न्यूज पोर्टल के आईडी लेकर रंगदारी करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में संक्रमण के 108 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच 56 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। चारधाम यात्रा में भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बता दें कि यात्रियों से अभद्रता करने वाले घोड़े, खच्चर और डंडी संचालकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी इस बार की जाएगी, जिसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जिसके बाद यात्री की शिकायत पर पुलिस घोड़े, खच्चर और डंडी संचालकों पर एक्शन भी लेगी। एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें कि न्यूज पोर्टल के आईडी लेकर घूमने वाले कई लोग देहरादून में उगाई का धंधा कर रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जहां कथित न्यूज पोर्टल के पत्रकारों ने कॉल सेंटर पहुंचकर 5 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद कथित पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें मेहुवाला के एक घर में किराए पर कॉल सेंटर बनाने का सेटअप तैयार किया था, जहाँ 10 अप्रैल की शाम को 6 से 7 लोग आए और खुद को पत्रकार कहकर उनके कॉल सेंटर को फर्जी बताकर उनके वीडियो और फोटो बना लिए, जिसके बाद 50 लाख की मांग करने लगे। उन्होंने बताया अंत में 5 लाख में बात तय होगी और पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने और मारपीट करने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी में आयोजित मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित होने वाले क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे। कोसाम के अध्यक्ष, उत्तराखंड के कृषि मंत्री और इस का संयोजन करने वाले आदरणीय गणेश जोशी जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और जिन्होंने बहुत विस्तार से पूरा विजन आदरणीय मोदी जी का और देश का हम सब के सामने रखा। और मैं कहूँ कि ये हमारे बहुत पुराने, हम लोग लगभग करीब 20-25 साल से एक दूसरे से परिचित हैं। आज उत्तराखंड की भूमि में आए हैं। हम सबके मित्र भी हैं। श्री कमल पटेल जी, कोसाम के वाइस चेयरमैन और गोवा मंडी परिषद के अध्यक्ष प्रकाश शंकर जी, असम मंडी परिषद के अध्यक्ष श्री मनोज बारू जी, हरियाणा मंडी परिषद के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला जी, कोसाम के एमडी श्री यादव जी, उत्तराखंड मंडी परिषद के एमडी श्री आशीष भटगई जी, इस प्रांगण में जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, सवाई होटल के ओनर श्री काया जी, श्रीमती काया जी और पूरे भारतवर्ष से इस सम्मेलन में पधारे हमारे सभी संस्थानों के वैज्ञानिकगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी पत्रकार मित्र, हमारे सभी छायाकार बंधु, और चूँकि मसूरी में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष श्री राकेश जी रावत, मोहन पेटवाल जी, कुशाग राणा जी, नरेंद्र मेलवाल जी, गीता कुमाई जी, कमला थपलियाल जी, अनीता धमाई जी, सपना शर्मा जी, मीरा सुरियल जी, चंद्रकला जी, अनीता सक्सेना जी, अमित भट्ट जी, मदन मोहन शर्मा जी, परमिला नेगी जी, विजय रमोला जी, बादल प्रकाश जी, रमेश खंडूरी जी, राजेश सजवाण जी, हम सभी आए हुए अतिथिगण। मैं सबसे पहले तो आप सब लोग जो आज पूरे देश भर से आज इस देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं और एक ऐसे विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जिसको आज संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मैं आप सभी का मिलेट कॉन्फ्रेंस क्षमता और अवसर में पधारने पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि असम, गोवा, मध्य प्रदेश,
हरियाणा और अनेकों प्रदेशों से, संपूर्ण प्रदेशों से, और तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम तो बोल ही दिया, छत्तीसगढ़, सभी मार्केटिंग बोर्डों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो विशिष्ट कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो मंथन होगा यहाँ पर और आप सबके जो विचार आएंगे, निश्चित रूप से इस मंथन से एक अमृत निकलेगा, और वह अवश्य ही जिस उद्देश्य से इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में सफल बनाने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में मोटे अनाज को जन जन की पहली पसंद बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पटल पर चल रहे कार्यक्रमों का नेतृत्व तो भारत कर रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद टीकम सिंह नेगी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद टीकम सिंह नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि सेलाकुई के अंतर्गत राजावाला गांव निवासी आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर लेह लद्दाख में तैनात शहीद टीकम सिंह बीती 3 अप्रैल को विशेष सैन्य अभियान से लौटते वक्त पैर फिसलने से शहीद हो गए थे, जिनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके परिजनों से मुलाकात की। मैं जाबाज टीकम सिंह नेगी जी की शहादत को नमन करता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे एक स्पेशल अभियान, विशेष अभियान उन्होंने पूरा किया और अपनी पूरी सेवा के दौरान अनेक ऐसे कामों को पूरा करने का उनके खाते में काम आया जो पहले तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए उनकी शहादत यहाँ परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक तरफ से बड़ा शोक भी है, दुख भी है, लेकिन वहीं उनकी शहादत से हम सबका सीना भी ऊंचा होता है कि उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। राज्य सरकार की तरफ से पूरी राज्य की सरकार उनके परिवार के साथ है और उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम लोग उनकी स्मृति को याद करते रहें, हमारे नौजवान, आने वाली भावी पीढ़ी के ऐसे जाबाज जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तो उनकी स्मृति भी बने रहे। उसके लिए हम लोग जो भी यहाँ पर उनके स्कूल का नाम है, सड़क का नाम है और भी जो यहाँ पर उपक्रम करने होंगे उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं, जिनको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, लेकिन ये मॉक ड्रिल पूरी तरह से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। मॉक ड्रिल के चलते एम्बुलेंस में एक मरीज को लाया गया। कर्मचारी इस मरीज को एम्बुलेंस से निकालकर व्हील चेयर पर ले जा रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना भूल गए। इतना ही नहीं, जब इस मरीज को वार्ड में जाँच करने के लिए ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर भी लापता थे। देखिए, मॉक ड्रिल में जो वैसे तो 10 और 11 दोनों दिन था, कल किसी वजह से कारणवश शायद ये लोग अपना वो कार्य पूरा नहीं कर पाए थे मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए, तो इनको आज के लिए बोला गया था। और आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुला हुआ नहीं था और ये सब, मुझे लगता है कि शायद इनका स्टाफ चेंज हुआ है जो शायद ट्रेंड नहीं है कोविड को हैंडल करने के लिए। उसके विषय में इनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कैसे करना है, और आगे भी इनके डॉक्टर्स के और जो स्टाफ जो कोविड को देखेगा उसके नाम वगैरह और फ़ोन नंबर मैंने मांग लिया है। कोरोना का जिस प्रकार से फिर बढ़ रहा है, सरकार चिंतित है कि इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सरकार ने पहले ही सारी तैयारियां करने की बात हर हॉस्पिटल को की है, हर सीएमओ को की है कि हर जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें ये व्यवस्थाएं करी है। तो रामनगर में भी वो व्यवस्थाएं की गई हैं। आज उसका मैकडॉल था, तो इसमें जो कमियां हैं ठीक है, जो मैकडॉल में हुआ है तो उनसे कहा गया है कि ये सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो। जिस प्रकार से ऊपर से आदेश हुए हैं कि मरीज़ जो आता है उसको टेस्टिंग किया जाए, उसको उसी अनुसार सैनिटाइज किया जाए, जो हमारे मास्क हैं वो लगाए जाएं, तो
उनसे बात करेंगे कि ये चीज़ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए और कोशिश रहेगी जो सरकार की मंशा है। मैं सभी डॉक्टर लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि ये एक महामारी है, हमने जिस प्रकार से पिछली बार इस महामारी से लड़ के हम सब लोग जीते हैं, तो आगे भी व्यवस्था सरकार के जो आदेश हैं उसको करेंगे हम सब लोग। रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक अब भड़कने लगे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक एनसीईआरटी की किताबें न लगाकर प्राइवेट किताबें मंगवा रहे हैं। वहीं मनमर्जी से बच्चों पर ये थोपा जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं स्कूल संचालक सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कई अभिभावक मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे, जहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने निजी स्कूलों के संचालकों पर गुंडागर्दी करने के भी आरोप लगाए। नहीं, ये तो ज्ञापन देने आए थे लोग, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। ये हमने पहले भी अपील की है सभी गार्जियन से और सभी स्कूलों को नोटिस भी जा चुका है। एक जनरल नोटिस मैंने पूर्व में ही दे दिया था स्कूलों को। कोई भी जो है एनसीईआरटी से इतर बुक नहीं लगाएगा और गार्जियन पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। और हमने गार्जियन से भी अपील कर दी थी कि यदि एनसीईआरटी के इतर कोई स्कूल दबाव बनाता है किसी रेफरेंस बुक को क्रय कराने का जिसका मूल्य जो है एनसीईआरटी की किताबों से अधिक हो, तो उसको कदापि ना खरीदें और जो है हमारे कार्यालयों को एक शिकायत कर दें, मौखिक या लिखित, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये पहले न्यूज़ चैनल को भी मैं बता चुका था कि जरा आप लोग इसको चला दीजिए। और किसी भी दशा में हमारे अभिभावक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और अभिभावकों से भी मेरी ये अपील है कि वो किसी भी दशा में रेफरेंस बुक को जिसका मूल्य अधिक है कदापि ना खरीदें। और कोई स्कूल दबाव बनाता है तो मेरा पर्सनल नंबर पे भी वो सीधा कॉल कर सकते हैं। और बाकी विभाग उनके सभी अभिभावकों के साथ है। और मैं एक मीटिंग भी लेने जा रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों की अगले सप्ताह पूरा, कि ऐसा अगर उन्होंने किया है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2023 और 24 में जो प्राइवेट स्कूल हैं जो एनसीईआरटी की किताब की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती उन किताबों का जो दाम है वो 300 रुपये, 400, 500, 600 रुपये है और 4-4, 5-5 किताबें लगवा रहे हैं और एनसीईआरटी की 2 या 3 किताबें लगा रखी हैं। तो हमारा विरोध इस बात का है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि एनसीईआरटी की किताब लगाइए और दूसरी तरफ सरकार इस बात को कह रही है कि हम लोग लगातार जो है बच्चे का बस्ता कम करना चाह रहे हैं, उसके बोझ कम करना चाह रहे हैं। और देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमर्जी चल रही है, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो लोग जो है एक बच्चे का जो एक में पढ़ने वाला है उसके बच्चे का बस्ता जो है 10-10 किलो का है। तो ये हमारी आपत्ति है। जो सरकार की गाइडलाइन बनी है उन पर निजी स्कूल जाएँ, इसलिए हम जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं। और अगर हमने यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया है और हमारी डिमांड है कि जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं वो बंद होनी चाहिए। एनसीईआरटी की किताब ही स्कूल में लगनी चाहिए जिससे कि बच्चा सही ढंग से पढ़ सके। और इसलिए आज हम जो हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी से आज मिले हैं और हमारी उनसे बात हुई है और वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने छापा मारे हैं और छापे की कार्रवाई लगातार है। और हम लोगों ने जो है बहुत जगह नोटिस दिए हैं, अगर नहीं मानते हैं तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर गौचर कर्णप्रयाग के बीच एक हादसा हो गया। देहरादून से कर्णप्रयाग की ओर आ रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर चटवा पीपर पुल से खाई में जा गिरी। घटना में वाहन में सवार 2 लोगों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू किया। घायल व्यक्ति को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी बताया जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर सबको रेस्क्यू कर पुलिस को सौंप दिया है। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए चलने वाली हवाई कंपनियों के बारे में केदारनाथ विधायक शैलरानी रावत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का कोटा इसमें आरक्षित होना चाहिए। केदारनाथ यात्रा में सेवा देने वाली हेली कंपनियों की मनमानी इस बार नहीं चलने वाली है। विधायक ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए भी इस बार सीट आरक्षित करनी होगी। विधायक शैलरानी रावत ने कहा कि हेली सेवाओं के उड़ानों से क्षेत्रीय जनजीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन इन कंपनियों द्वारा न तो अच्छा रोजगार दिया जाता है, न ही कोई फायदा स्थानीय लोगों को होता है। ये सिर्फ उड़ानें भरती है और अपना मुनाफा कमाकर निकल जाती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को इससे लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका खामियाजा कंपनियों को भुगतना होगा। चाहिए क्या चाहते हैं? रैली में तो होना चाहिए, स्थानीय लोगों के लिए सीटें भी होनी चाहिए। हमारे भी वो हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे भी व्यवसायी लोग हैं, तो सब आज रैली से भी जाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें हमने कहा भाई स्थानीय लोगों को भी इसमें प्राथमिकता, उनका भी कुछ कोटा होना चाहिए। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाए जाने को लेकर 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं मसूरी के अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में भी प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव JN शर्मा द्वारा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की गई। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और सभासद अरविंद सेमवाल भी यहाँ मौजूद रहे। आज पूरे उत्तराखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं इसमें प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में एडमिशन लेने वाले बच्चों को, गार्जियंस को, उनके साथ हम
इंट्रैक्शन कर रहे हैं, उनको स्कूल में बुला उनका स्वागत कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य ये है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जो आज 11 तारीख मनाई, इससे पहले हमें क्या घर घर जाके इस सरकारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, सरकारी शिक्षा हर घर तक पहुँचे और कोई भी बच्चा क्या है इस शिक्षा से क्या है वंचित ना रहे, इसलिए आज क्या है वो प्रवेश उत्सव मनाया गया है। बहुत फर्क पड़ा है। हमारे पास धीरे धीरे हमारे पास एक तो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बढ़ी है और दूसरा स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है धीरे धीरे। वैसे एजुकेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर लेकिन हमारे जो पिछले 2-3 साल के हम लास्ट ईयर की वो देखें स्ट्रेंथ बढ़े तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ ये तो है, थोड़ा सुधार। क्या सरकार इस ओर भी काम कर रही है? इस ओर भी क्या है, सरकार की मंशा है कि जितने भी हमारे अटल उत्कृष्ट स्कूल बने हैं उनको हम क्या है वेल फर्निश करें। आज पूरे प्रदेश भर में आज प्रवेश उत्सव के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अनपढ़ न रहें, वो शिक्षित हों और इसी तरह से जो सरकारी स्कूल हैं वो उनके जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनके द्वारा जो है घर घर जाके लोगों को जो है प्रोत्साहित किया गया है कि आप यहाँ आकर जो है अपना जो है एडमिशन लें और अपना पढ़ाई करें। और यही नहीं, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका भी जो है लाभ उनको मिल पाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इन चीज़ों से अभिज्ञ रहते हैं, वहाँ पर बच्चे लाभ नहीं ले पाते। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे निश्चित ही उनको जो है सरकारी जो हमारी स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लाभ मिलेगा। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के मकसद से ठाकुर किशोर सिंह आदर्श बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एससीईआरटी की उप निदेशक हिमानी बिष्ट के हाथों सरस्वती के चित्र पर अनावरण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कॉलेज की छात्राओं द्वारा इस अवसर पर शानदार जागरूकता रैली भी निकाली गई। कॉलेज नरेंद्र नगर हमारे स्कूल के तरफ से हम आज 11 अप्रैल 2023 को प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में हम रैली निकाल रहे हैं। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां प्रवेश करें, एक भी बेटी ना छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां प्रवेश करें। उत्तराखंड में जहाँ तक बालिकाओं को पढ़ाने की बात है तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट की स्थिति है काफ़ी अच्छी है। मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और अच्छी बात है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं पेरेंट्स कि वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति कई राज्यों से बहुत बेहतर है इस मामले में, लेकिन फिर भी ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट फिर भी है कि बेटियों को पढ़ा जरूर रहे हैं हम, लेकिन उनको घर में भी पढ़ने के लिए समय देना और अन्य सुविधाएं जो विद्यालय में उनको चाहिए और समय का, जैसे उनको प्रॉपर पढ़ने के लिए समय चाहिए या उन्हें कहीं पढ़ाई के दौरान कहीं बाहर जाना है और एक्टिविटी में भाग लेना है, तो उसमें भी उनको पेरेंट्स को पूर्ण सहयोग देने की ज़रूरत है, ताकि बेटियां पढ़ने के साथ साथ का बहुमुखी विकास हो। वो ये ना हो कि सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके लिए उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी हमें जो है पूर्ण सहयोग देना पड़ेगा, माता पिता को भी, और अध्यापक तो हमारे प्रयास कर ही रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ फिर भी शिक्षा की स्थिति बालिकाओं की अच्छी है और जो थोड़ी बहुत कमी है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। रुद्रप्रयाग जिले के बद्रीनाथ मार्ग पर रतूड़ा डाइट के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर खड़े वाहन से टकरा गया, जिसके बाद वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया। आपको बता दें कि देहरादून के तुनवाला से रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी के परिवार की शादी में शामिल होने जा रहे रिश्तेदारों का वाहन रतूड़ा डाइट मोड़ पर खड़े एक वाहन से टकरा गया, जिसमें सवार पुष्कर सिंह चौधरी, गोविंद मदन सिंह और 60 वर्षीय सुदामा देवी घायल हो गए। जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद एसआई यासीम अली, धर्मेंद्र और चालक सोनू मौके पर पहुंचे। घायलों का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में बस स्टैंड सब्जी मंडी के पास होटल एसोसिएशन ने बीच सड़क में बिना यातायात प्रभावित किए मानव श्रृंखला बनाई और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा में सीमित संख्या में यात्रियों को भेजने के नियम का विरोध करते हुए होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटूरा ने सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण के सरकार के नियम का कड़ा विरोध किया। 4 धाम यात्रा में होटल में सीमित संख्या के फॉर्मूले से बुकिंग में कमी आई है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मोहरपाल ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी, जिस पर पुलिस ने जांच की तो गुमशुदा हेमंत की पत्नी की कॉल डिटेल निकालने पर पता चला कि वो किसी अनजान नंबर के लगातार संपर्क में थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसके और उसके प्रेमी द्वारा उसके पति की हत्या कर ली गई है और सबको नदी में फेंक दिया गया है। के जो फैक्ट्री में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहाँपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया।
चूँकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया, देवबंद जाकर, बरेली जाकर। उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया जो उस रात को घटनास्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहाँ विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। इसको देखते हुए जो रिंकी है, जो मृतक की पत्नी, और उससे और अभियुक्त से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप थे, जिस कारण से उसको रास्ते से हटाने के लिए पति को ये हत्याकांड किया गया था, जिसमें उसको किसी बहाने से बुलाकर ओवर ड्रिंक कराकर ट्रक में ही गला दबा के मार दिया गया था। और साथ ही साथ उसकी डेड बॉडी जो है सहारनपुर में बड़गांव थाना क्षेत्र में नदी में फेंक दी गई थी, जो बरामद कर ली गई है, जिसकी शिनाख्त भी हो गई है। दोनों अभियुक्तों को, शाहरुख को और रिंकी को 302 में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। अभियुक्त का जो विक्टिम है उसका मोबाइल फ़ोन और जो रस्सी जिससे हत्या की गई थी वो सब बरामद कर लिया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान देहरादून द्वारा रेसकोर्स में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तीसरे दिन सदगुरु आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा वाचक भागवताचार्य साध्वी विदुषी अदिति भारती ने विपुल संख्या में उपस्थित भक्तगणों के माध्यम से बताया कि भक्ति के साक्षात्कार के द्वारा ही मानव मन से बुराइयां रूपी महिषासुर का अंत होगा और धर्म की स्थापना हो पाएगी। देखिए, ये जो भागवत कथा है, मतलब शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों को सबके सामने इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से रखना ताकि आज का युवा, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विज्ञान में विश्वास करता है वो भी संतुष्ट हो, क्योंकि हमारे इस अध्यात्म को लोगों ने कपोल कल्पित और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। तो ये जो प्रोग्राम वो कथाएं हम करते हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करते हुए कि ताकि हर एक जीव का कल्याण हो, भला हो, वो समझ पाए कि क्या कहना चाहते हैं। ये नहीं कि जो हमने कह दिया वो आप सुन लो, नहीं, जो हमने कह दिया वो समझ भी लो। इसलिए शक्ति की आराधना कैसे, शक्ति का क्या प्रभाव है, आज महिषासुर मर्दनी का भी प्रसंग आएगा कि किस तरीके से उस शक्ति ने उस दानव को, दुष्ट को, अज्ञानता को, बुराई को नष्ट किया, क्योंकि वो शक्ति के कारण से ही हो सकता है। आज उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के अभाव के कारण नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है समाज का। आप देख ही रहे हैं, आप तो मीडिया से हैं, आप तो जानते हैं कि क्या स्थिति है समाज की। व्यक्ति ही बिगड़ा हुआ है, व्यक्ति ही बिल्कुल सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जीव पर है, क्योंकि यही संचालन करता है। तो हम कथाओं के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम करके हमारे युवाओं को, बच्चों को, बड़ों को सभी प्रेरित हों और इन प्रोग्राम्स को हम बहुत वैज्ञानिक ढंग से, लॉजिक के साथ समाज के सामने रखते ताकि ये कथा केवल कहानी बन के ना रह जाए, इसको प्रूव भी किया जाए कि किस तरीके से है। और इस कथा के बाद उस जिस शक्ति की चर्चा, उस शक्ति के साक्षात्कार के लिए दीक्षा का भी संचालन करते हैं ताकि दीक्षा लेके लोगों को स्पष्ट हो जाए कि जो थ्योरी सुनी है वो प्रैक्टिकल भी है। तो ये संस्थान का कार्य है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन लोकसभा चुनावी सीजन के दौरान वोट बैंक बटोरने वाले अधिकांश खादी कुर्ताधारी इन दिनों कई वर्षों से जारी रेलवे संबंधित मार्गों के ज्वलन मुद्दे को लेकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला लक्सर का है, जहां लक्सर क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता है। आपको बता दें कि लक्सर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा एकजुट होकर रेलवे से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। ये हमारी जो मांग है, जो हमारी कोरोना काल से पहले गाड़ियाँ चलती थी, पहली लोकल, दूसरी लोकल, बॉम्बे, जो इन्होंने हरिद्वार बाईपास निकाल दी, तो हमारी मांग ये है कि सरकार ये गाड़ियाँ लक्सर को होते हुए निकाले। देखिए, हमने भूख हड़ताल कर रहे हैं, मेरा ये आमरण अनशन है, मैं आपको बताऊँ। और जब तक ये गाड़ियाँ नहीं चलने की या मुझे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने का, मैं अपना धरना समाप्त नहीं करने का। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। पुरानी जो हम लक्सर स्टेशन पर ट्रेन, उनकी मांग कई सालों से करते आ रहे हैं। आप सभी मीडिया को भी पता है। एक और तो हम बाईपास की जो ट्रेनें सुबह शाम, जिनसे आमजन दुखी था, चलती ट्रेन में उतरने चढ़ने पर लोग मजबूर थे, उन ट्रेनों की हम लक्सर मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन द्वारा कोरोना काल के बाद बंद पड़ी पहली लोकल, दूसरी लोकल और देहरादून बांद्रा, वह भी तीनों ट्रेनें बाईपास से निकाल दी गई, जिससे पूरा एक क्षेत्र का जनमानस परेशान हो चुका। लक्सर का व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी जी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन रखा गया। और आज हम सभी ने भूख हड़ताल की है और कल से
हमारे जिला के उपाध्यक्ष सुंदर गोयल जी आमरण अनशन करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के अटल उत्कृष्ट राजकीय कॉलेज स्यालदे में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष स्यालदे कुंदन लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष स्यालदे कुंदन लाल राजकीय कॉलेज स्यालदे के प्रधानाचार्य ने नव प्रवेशित 53 बच्चों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनि सेवा मंदिर समिति देहरादून द्वारा शनिदेव भगवान का 17वां वार्षिक उत्सव समारोह 15 अप्रैल को शाम के समय और विशाल भंडारा 16 अप्रैल सुबह 11 बजे होना तय हुआ है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में शनिदेव सेवा समिति ने कहा कि इस वर्ष के वार्षिक उत्सव समारोह में कई कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। और ये 15 अप्रैल को शिवाजी धर्मशाला में हमारे प्रोग्राम में हरीश रावत जी, खंडूरी जी, निशंक जी, विधायक तो लगभग जो क्षेत्रीय विधायक सभी आते हैं। और अगले दिन हम सुबह कुछ जैसे चचार होम हो गया, कुछ आश्रम है, कोड़ी खाना है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पहले हमारे भंडारे का वो उन लोग उन्हें पहले से पता होता है कि आज हमारा खाना वहाँ से आना। अगले दिन हम उस हिसाब से जैसे ही वहाँ से ओके होता है कि जो टीमें गई हुई बांटने, उसके बाद हम अपने धर्मशाला में प्रसाद बांटने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सर आप लोगों को करूँ तो शायद मेरे ख्याल से हज़ारों में होंगे, हाँ 3-4 हज़ार सदस्य हैं, क्योंकि अब 19 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए। और प्रभु की इच्छा से जो भी प्रभु करवाते हैं हम लोग। कोविड के दौरान भी शायद आप में से कुछ पत्रकारों को पता रहा होगा, चौधरी फार्म हाउस से एक थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोविड के दौरान हमने खाने की प्रभु ने हमारे से करवाई थी सेवा। 36 दिन वो सेवा चली थी। वहाँ ये सब हो रहा था, डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय, वहाँ पे पानी की दिक्कत थी, तो हमारी टीम वहाँ पे लगातार हम लोगों को उस टाइम पानी प्रोवाइड कर रही थी। सर आपका नाम? केवल सिंह कुंडी, मैं सचिव हूँ। आप हमारे जी अभी रिसेंटली बात करें तो कुंभ में एक्टिव हो चुकी है, कल भी 62 आए थे गाइडलाइन जारी हो जी जी, उसके देखते हुए क्या आप लोगों के इंतजाम है? देखिए सर, जैसे भी देखिए सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसे तो फॉलो किया जाएगा, और उसके अलावा मास्क वगैरह की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था हमारी तरफ से होगी, और हम कोशिश करेंगे कि। खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार की देर शाम नेशनल हाईवे 309 पिरुमदारा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एएसआई अनीस अहमद ने बताया कि मंगलवार की रात मजरा पिरुमदारा निवासी 21 वर्षीय गौरव सैनी बाइक से जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अज्ञात वाहन के तेज चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें गौरव की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई, क्या कारण? ये कल करीब 9 बजे शाम को एक सूचना थाने पर एक्सीडेंट की प्राप्त हुई थी, जिसमें मौके पर पुलिस टीम गई थी। एक बाइक सवार व्यक्ति की वाहन से अज्ञात वाहन से टक्कर लगकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें युवक की मृत्यु हो गई है। युवक की पहचान गौरव सैनी, ये मजरे का रहने वाला है, पिरुमदारा का, 21 वर्षीय है, इसके रूप में हुई है, और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। श्रीनाग तहसील के निकटवर्ती गांव उडियारी के ग्रामीणों द्वारा पानी की मांग पर विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस के द्वारा 70 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 1 माह पूर्व मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत घर उडियारी में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन के बाद भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि मुकदमे वापस नहीं होते और शीघ्र पेयजल की आपूर्ति नहीं होती तो आंदोलन और भी उग्र होगा। मार्च को यहाँ पर हमने पानी के लिए धरना प्रदर्शन दिया था, उडियारी गांव के सभी ग्रामवासियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, और उस पर हमने कोई भी शांतिपूर्वक हमने धरना प्रदर्शन किया था। कोई भी हमने विघ्न बाधा या कोई उपद्रवकारी नहीं किया था, कोई सरकारी ये संपत्ति पर कोई हानि नहीं की थी। 1 घंटा सिर्फ हम पानी के लिए रोड में बैठे थे, और आधी रोड खाली थी। वहाँ पर पुलिस प्रशासन आई थी, और कोई भी जिले का या ब्लॉक का कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आया था, और हम लोग शांतिपूर्वक उठ गए थे यहाँ से। और जल निगम वालों ने थोड़ा हमको आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने के अंतर्गत पानी लाएंगे। उसके बाद अभी तक कोई हम पर मुकदमा वापस, फिर बाद में हम पर मुकदमा दर्ज कराया है पूरे ग्रामवासियों पर। हम अपने हक के लिए लड़े थे, और आज तक हम कोई कार्रवाई इसके लिए नहीं हुई है। हम अपने बच्चों से भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं, पर हम अभी तक पानी नहीं आया है गाँव में। कहना है कि हमारे मुकदमे वापस लिए जाए, और जल निगम वालों से निवेदन है, आपने हमसे कहा था 1 महीने में हम लोग पूरे गांव को पानी दे देंगे। अभी तक ना पानी आया है, ना पाइप बिछ रही है, और ना मुकदमे वापस हुए। तो मैं सरकार से और जल निगम से कहती हूँ, जल्दी से जल्दी हमारे गाँव में पानी पहुँचाया जाए, और हम पर हुए झूठे मुकदमे सारे वापस लिए जाए। और आज की खबरों में बस इतना ही, और आगे की जानकारी देखने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी।